हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई सभी रचनाएं और उनके रचनाकार, उसका प्रकाशन वर्ष और किस संग्रह में प्रकाशित है। इन सभी को आप संकलित रूप में सिर्फ एक वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे तो निसंदेह आपका 1 से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी सही हो सकता है, क्योंकि आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है वो रचनाकारों के कालानुक्रम के अनुसार भी पूछे जा रहे हैं। रचनाओं के कालानुक्रम के अनुसार पूछा जा रहा है कि उनका प्रकाशन वर्ष कब है, इसके अनुसार भी पूछा जा रहा है रचनाओं को क्रम लगाने में। और दूसरी चीज़ तो है कि रचनाकार और जो रचना है उनसे संबंध भी पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। अगर इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अच्छे से उसका आंसर कर ले जाएंगे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पर मैं फिर से आई हूँ, काफ़ी व्यस्तता के बाद भी इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो आप इसे देखिए अच्छे से, और कमेंट में एक कमेंट आप ज़रूर करिए कि आपके लिए ये कैसा रहा वीडियो। तो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य, जैसा कि आपको पता है, पेपर 2, इसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचना में कविता है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है और अन्य गद्य विधा में भी कई प्रकार की रचनाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा। ये सभी आपके अन्य गद्य विधा में सम्मिलित किए गए हैं। इसमें आपको टोटल 69 रचनाकारों और उनकी कुल 123 रचनाओं का जिक्र इस वीडियो में मिलेगा, जिसमें से हम देखेंगे कि कितने कहानी हैं, कितनी कविता हैं, कितने निबंध हैं, कितने नाटक हैं, कितने उपन्यास हैं। तो ये सभी हम आगे देखेंगे। देखते हैं कि सबसे पहले कविता। आपके पाठ्यक्रम में टोटल 50 कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें से आपको आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सभी से कुछ न कुछ कविता लगी हुई है। लेकिन आपके एग्जाम की जो दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो लगभग मान के चलिए 90% आपकी आधुनिक काल की कविताएं पूछी जा रही। इसके बाद आदिकाल की भी कुछ कविताएं, कुछ जैसे भ्रमर गीत से, इसके अलावा चंद्रबरदाई की जो रचना है उससे, कई रचनाओं से, आदिकाल की रचनाओं से भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गई कविता की बात। टोटल आप में 50 जो काव्य हैं वो लगे हैं। आगे है उपन्यास। 13 उपन्यास आपके अलग अलग रचनाकारों के उपन्यास लगे हैं। हिंदी कहानी जो है वो 21 कहानी, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत हिंदी कहानी का सेक्शन है, उसमें टोटल आपको 21 कहानियों को पढ़ना है। उनके रचनाकारों का नाम आपको देखना है, उसका प्रकाशन वर्ष देखना है, प्रकाश और किस संग्रह में, कहानी संग्रह में ये कहानी संकलित है, वह भी आपको देखना है। इसके अलावा नाटक है। नाटक आपको पता है नाटकों से किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं। इसका जिक्र हमने नाटक की भूमिका पढ़ाते समय ही कर दिया है कि नाटकों से जैसे उनके पात्रों के विषय में प्रश्न आ जाते हैं, पात्रों के कथन के विषय में प्रश्न आ जाते हैं, पात्र किस मीन्स स्टेटमेंट किस दृश्य से संबंधित है, इससे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और भूमिका तो सभी की इम्पोर्टेंट है, जिसमें अगर भूमिका दी गई है तो भूमिका तो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद आ जाता है बात निबंध की। निबंध आपके सिलेबस में, जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, उसमें 11 निबंध लगे हैं। तो इन 11 निबंध को आपको बहुत अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और ये लगभग सभी निबंध को आपके चैनल हिंदी साहित्य दर्शिका पर पूरी तरीके से कराया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य गद्य विधा है, जिसमें से 14 रचनाएं लगी हुई हैं। इसमें संस्मरण एवं रेखा चित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है, व्यंग रचना है, व्यंग रचनाएं भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। यात्रा संस्मरण है, इसकी भूमिका आपके चैनल पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी जो रचनाएं हैं, टोटल 123 रचनाएं, उनका जो है ये डिवीज़न है कि किस सेक्शन में कितनी रचनाएं हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम देखेंगे सबसे पहले उपन्यास। उपन्यास देखेंगे, उपन्यासकार देखेंगे कि किसने उपन्यास को लिखा है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसे लिखा है पंडित गौरी दत्त ने। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। इसके बाद आ जाता है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का रचना है और ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है परीक्षा गुरु उपन्यास। इसमें टोटल आप देखेंगे 41 प्रकरण हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन प्रकरणों के नाम भी हैं। सिर्फ नंबरिंग नहीं है प्रकरणों की, प्रकरणों का अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा उपन्यास नहीं है, लेकिन ये 41 प्रकरण में विभाजित है और काफ़ी छोटे छोटे पैरा में समझ लीजिए विभाजित है, और उस सभी प्रकरण का नाम दिया गया है। और नाम को लगातार यूजीसी नेट के एग्जाम में 2-3 बार से प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसके प्रकरण को क्रम से लगाने का क्रम पूछा जा रहा है। तो सभी आपको 41 के 41 प्रकरण आपको याद रखने हैं। इसके बाद है गोदान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है प्रेमचंद जी का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। इसके बाद अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 आपके सिलेबस में लगा है। इसका समय आपको कहीं कहीं 1940 मिलेगा, कहीं कहीं 41 भी मिलेगा, तो इसीलिए आप इन दोनों सन को याद रख के चलिए। अज्ञेय जी का जो शेखर एक जीवनी भाग 1 है उसका सन तो आपको पता चल गया कि 1940-41 है। इसके बाद है शेखर एक जीवनी भाग 2, जिसका समय भी आपको याद रखना है। उसका समय है 44 यानी 44, 1944। शेखर एक जीवनी भाग 1 में आप देखेंगे इसे 4 भाग में डिवाइड किया गया है। अज्ञेय जी ने इसे 4 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला भाग है उषा और ईश्वर के नाम से, दूसरा भाग है बीज और अंकुर के नाम से, तीसरा भाग है प्रकृति और पुरुष के नाम से, और चौथा भाग है पुरुष और परिस्थिति के नाम से। तो ये आपको चारों खंड का, चारों भाग का नाम भी याद रखना है। इसके बाद आ जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। 1946 ईस्वी की रचना है। बहुत ही अच्छे रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। जैसा कि नाम से आप सोच सकते हैं कि ये आत्मकथा है, पर ये आत्मकथा नहीं है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी प्रकरण दिए गए हैं। प्रकरण उसे आप नहीं कहेंगे, उसमें उच्छ्वास नाम से दिया गया, प्रकरण को ही उच्छ्वास कहा गया। तो इसमें लगभग 20 प्रकरण या उच्छ्वास दिया गया है, तो इसमें उच्छ्वास नाम है, तो इसलिए आप उच्छ्वास ही कहिएगा, वही ज़्यादा बेटर है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा में 20 उच्छ्वास दिया गया है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी की रचना है या प्रकाशित हुई है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेड्डी के द्वारा लिखा गया है, 1954 ईस्वी की रचना है। यह भी 2 भाग में विभाजित है, जिसमें आप देखेंगे कि पहला भाग जो है उसमें लगभग 44 के आसपास प्रकरण है या खंड है, और दूसरे में 23 प्रकरण है, या आप खंड भी कह सकते हैं। तो मैला आंचल 2 भागों में डिवाइड है। काफ़ी अच्छी रचना है। ग्रामीणांचल की इसमें जो समस्याएं हैं वो दिया गया है। फणीश्वर नाथ रेड्डी की रचना है, ये आप याद रखिए। समय इसका 1954 ईस्वी है। इसके बाद आ जाता है झूठा सच, जो कि यशपाल के द्वारा लिखा गया है। झूठा सच भी 2 भाग में डिवाइड है। पूरी जो ये पुस्तक है ये पूरा का पूरा लिखा गया है। उस समय जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस विभाजन पर आधारित है यशपाल का झूठा सच। झूठा सच 2 भागों में डिवाइड है। पहला है आपका वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य। तो आपको भाग 1 ही पढ़ना है। तो यशपाल की जो रचना है वो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और दूसरी 1960 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है राग दरबारी। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी ग्रामीणांचल की कहानी है। ये 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, 1971 ईस्वी में लिखा गया है। मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें आपको तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय, पूरा जीवन चरित्र यहाँ से मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी रचना है मानस का हंस। इसके भी प्रकरण के विषय में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहीं कहीं आपको
28 प्रकरण मिलेंगे। संक्षिप्त जो इसकी पुस्तक है उसमें आपको कहीं 28 प्रकरण मिलेंगे, कहीं कहीं 31 प्रकरण भी मिलते हैं। और जो इसकी विस्तृत है उसमें आपको लगभग 49 प्रकरण के आसपास इसमें मिल जाता है। मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। तुलसीदास जी का इसमें जीवन परिचय आपको मिलेगा। इसके बाद है धरती धन्ना अपना। इसमें जगदीश चंद्र का ये उपन्यास है, धरती धन्ना अपना। और पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा गांव की कहानी है, जिसमें काली नामक पात्र है जो कि 6 साल से वो अपने गांव से कानपुर चला जाता है 6 साल पहले, और 6 साल के बाद उसकी वापसी अपने गांव घोड़ेवाहा में वापसी होती है। इसके बाद उसका पक्का मकान बनवाने से लेकर उसकी प्रेम कथा, ये सभी धरती धन्ना अपना में जगदीश चंद्र बसु ने बताया है। ये भी 1972 ईस्वी की रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानस का हंस और धरती धन्ना अपना ये दोनों 72 की रचना है। और इसमें भी आप मान के चलिए 49 खंड हैं। इसमें 49 खंड है और मानस का हंस में भी आपको 49 खंड या प्रकरण मिलेगा। इसके बाद आ जाता है जिंदगी नामा, जो कि कृष्णा सोबती की रचना है, 1979 ईस्वी। ये थोड़ा पढ़ने में भी आपके लिए टफ होगी। जो बच्चे पंजाब के आसपास के होंगे उनके लिए शब्द को समझना आसान है, पर जो यूपी बिहार वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा सा टफ रचना है। 1979 की रचना है, कृष्णा सोबती हैं। कहानी, जो कि हमने पहले ही बताया कि आपके पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ टोटल लगी हुई हैं, तो उन सभी का प्रकाशन वर्ष देखेंगे। जैसे सबसे पहले है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया है, 1901 इसका प्रकाशन वर्ष है। और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सबसे पहले ये प्रकाशित हुई है 1901 में। यहाँ से आप यह भी याद रख सकते हैं कि माधवराव सप्रे के द्वारा ही 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका संपादित की गई 1900 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला नाम से इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। 1904 ईस्वी में इन्होंने रचना लिखी है। ये सरस्वती में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसमें लेखिका चंद्रदेव से कुछ बातें करती हैं, 1 2 3 प्रश्न पूछती हैं और वो अपने यहाँ यानी कि भारत में आने का उन्हें आह्वान करती हैं, उन्हें बुलाती हैं, निमंत्रण देती हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातें में लेखिका चंद्रदेव को एक पत्र लिखती हैं। आगे है दुलाई वाली भी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखा गया है। बंग महिला आपको पता है इनका नाम ही है। 1907 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई है सरस्वती पत्रिका में। इसके बाद प्रेमचंद की रचना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसका आपको समय 1907 कहीं कहीं 1908 भी मिल जाएगा, दोनों आप याद रखिए। 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसके बाद सोजे वतन, जो कि इनका कहानी संग्रह है, उर्दू में था, उसमें ये संकलित है। नेक्स्ट कहानी आ जाती है कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा 1913 में लिखी गई या प्रकाशित हुई रचना है, इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई है। आगे है उसने कहा था कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के विषय में आपको याद रखना है कि पूर्व दीप्त शैली में लिखी गई कहानी है, उसने कहा था। 1913 ईस्वी की कहानी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, इसका सन आपको कहीं कहीं 28 मिलेगी और कहीं कहीं 29 भी मिलेगा। यह भी आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। आकाशदीप नामक कहानी संग्रह में संकलित है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्चे के विषय में बात की गई है, नैनीताल की कहानी है। 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और वातायन, जो कि जैनेन्द्र की कहानी संग्रह है, उसमें 1931 ईस्वी में संकलित की गई है। इसके बाद आ जाता है ईदगाह कहानी, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न आपको पता है, 1907-1908 ईस्वी में लिखी गई रचना है, प्रेमचंद जी की ही। वहीं पर ईदगाह 1933 ईस्वी की रचना है।
जो कि चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसके बाद कहानी है गैंग्रीन या रोज, जो कि अज्ञेय जी की कहानी है। 1937 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और विपतगा जो कि अज्ञेय का कहानी संग्रह है उसमें संकलित है। यह जो कहानी है वो सबसे पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई है। इसके बाद ये विपतगा के 5वें संस्करण में रोज नाम से प्रकाशित हुई पुनः। क्योंकि जब आप इस कहानी को अगर आपने पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रोज शब्द एक है जो डेली, जैसे आप डेली कहते हैं, वही रोज शब्द इसमें बार बार प्रतिध्वनित होती है, जिससे इसका नाम गैंग्रीन से हटाकर रोज कर दिया गया। रोज जैसे आपकी ज़िंदगी जो है एक ढर्रे पर चलती है, उसमें एक पात्र है मालती, जिसका जीवन एक ढर्रे पर चलता है और उसे हर दिन हर रोज एक ही जैसा फील होता है। तो वही इसमें रोज की प्रतिध्वनि बार बार आती है, जिससे इस कहानी का शीर्षक रोज कर दिया गया। पहले इसका नाम गैंग्रीन था। इसके बाद है कहानी राही। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है, 1947 ईस्वी में ये जो है लिखी गई है। इसमें मुख्य पात्र जो है राही, वो एक मांगरोरी जाति की महिला है जो कि कुछ अनाज 5 से 6 सेर अनाज चुराने के जुर्म में बंद है। और एक लेडी है जो अनीता, वो नेता है समझ लीजिए। अनीता सत्याग्रह करने वो जेल आती है और राही की कहानी सुनती है। तो इस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से जो है वो जो सत्याग्रह करने जेल में आते हैं उनसे, और जो वास्तव में जुर्म, छोटा मोटा जुर्म करते हैं और उन्हें अंदर कर लिया जाता है, तो उन दोनों के रहन सहन के विषय में वहाँ पर दिखाया गया है। किस प्रकार से अगर जब अनीता को A क्लास दिया जाता है, B क्लास दिया जाता है तो ये A क्लास के लिए प्रयत्नशील रहती है। उसी प्रकार से जो और जिनकी पहुंच नहीं होती, जो नेता नहीं होते हैं, वो किस प्रकार से किसी भी कैटेगरी में उनको डाल दिया जाता है और वहाँ पर अपनी सज़ा उनको भुगतनी रहती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी कहानी है, थोड़ा मार्मिक कहानी है। इसे आप, छोटी सी कहानी है, पूरा ज़रूर पढ़िए। तो ये 1947 की कहानी है। इसके बाद आ जाता है सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा सोबती की कहानी है, 1948 ईस्वी की। ये प्रतीक पत्रिका में संकलित है। बादलों के घेरे जो कि कहानी संग्रह है कृष्णा सोबती के, उसमें 1980 में संकलित की गई है। इसके बाद है चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है, 1956 ईस्वी में प्रकाशित है। चीफ की दावत में 1957 ईस्वी में ये संग्रह में शामिल किया गया है। इसके बाद आ जाता है परिंदे कहानी, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है। यह कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है हंस पत्रिका में। इसके बाद परिंदे जो कि कहानी संग्रह है, 1959 में परिंदे कहानी संग्रह के नाम से संपादित किया गया। आगे है कहानी राजा निर्बंसिया, जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है, 1957-58 की कहानी है और ये राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में संकलित है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है, कोसी का घटवार, ये भी बहुत बढ़िया कहानी है। तो पूरी कहानी जो 21 कहानी है, इसे आप, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ज़रूर इन सभी कहानियों को पढ़ें। यह भी 1957 की कहानी है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कोसी का घटवार नाम से जो कहानी संग्रह है 1958 ईस्वी में। इसके बाद है लाल पान की बेगम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, 1957 की रचना है, कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और ठुमरी कहानी संग्रह जो कि 1959 में पब्लिश हुई है, उसमें ये संकलित है, लाल पान की बेगम। और मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, यह भी कहानी ठुमरी में ही 1959 में संकलित की गई है। यह अपरंपरा पत्रिका में 1958 में मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम प्रकाशित हुई है। इसके बाद आ जाता है कहानी पिता, जो कि ज्ञान रंजन की कहानी है, 1965 ईस्वी की कहानी है, 1965 में प्रकाशित हुई है। यह फेंस के इधर उधर, जो कि ज्ञान रंजन की कहानी संग्रह है, उसमें 1968 ईस्वी में संकलित है। फेंस के इधर उधर जो कि 1968 की कहानी संग्रह है, उसमें ये पिता कहानी संकलित है।
इसके बाद कहानी आ जाता है इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर, जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह हरिशंकर परसाई का उसमें ये संकलित है। आगे है अमृतसर आ गया है। भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया कहानी है अमृतसर आ गया, जिसमें जो लेखक है वो स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जाता है और ये एक ट्रेन की कहानी है। तो ट्रेन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं उस पर भीष्म साहनी ने लिखा है और यह भी 1971 में प्रकाशित हुई है। 1973 में पटरियाँ, जो कि भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है, उसमें संकलित है और सबसे पहले ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इसके बाद देखेंगे निबंध नाटक देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से नाटक आपके सिलेबस में लगे हैं और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है और नाटककार कौन है। तो आपको पता है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी बहुत ही अच्छा नाटक है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा 1876 ईस्वी में लिखा गया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अंधेर नगरी जो है वो 1881 ईस्वी में लिखा गया। तो इन दोनों का प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा 1876 और अंधेर नगरी 1881। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक लगे हुए हैं आपके सिलेबस में नेट के, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जिसमें जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये तीनों लिखा गया रचना है, नाटक है। स्कंदगुप्त का समय 1928 है। इसके बाद चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया है। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933, ये तीनों लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जैसे कि आपको स्कंदगुप्त में 5 अंक मिल जाएंगे, ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक है। इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि स्कंदगुप्त में कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं और कितने गीत हैं। चंद्रगुप्त में भी आप अंकों की संख्या बताइए, गीतों की संख्या बताइए, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। इसके बाद आ जाता है सिंदूर की होली, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है। 1934 ईस्वी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। सिंदूर की होली। आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है, 1954 ईस्वी की रचना है। तो यहाँ देख रहे हैं सिंदूर की होली 34 में और आगरा बाजार 1954 में लिखा गया है। आगरा बाजार बहुत ही अच्छी रचना है, जिसमें नज़ीर अकबराबादी जो हैं उनकी शेरो शायरी को लेकर ये लिखा गया है। उनके महत्व को हबीब तनवीर ने एक नाटक के माध्यम से दिखाया है। तो ये नाटक जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा नाटक। तो नाटक जरूर पढ़िए, सभी के सभी नाटक पढ़िए। इसके बाद है नाटक अंजू दीदी, उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है। इससे लगातार प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अंजू दीदी ये 1954 में लिखा गया और इसके बाद 54 में ही एक बार नाटक खेला गया। इसके बाद 55 में प्रकाशित हुआ और 56 में पुनः इलाहाबाद में नाटक खेला गया। तो यहाँ से भूमिका से ही प्रश्न पूछा गया है कि इलाहाबाद में किसके द्वारा ये जो नाटक है वो खेला गया, यानी इसे किसने, जैसे खेलते हैं जब नाटक को तो कोई ना कोई उसे। इसके बाद है नाटक अंधा युग। अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे लगभग 5 अंक है और 5 अंकों का नाम है। पहले कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इसके बाद अंतराल आ जाता है जो कि पंख पहिए और पट्टियां के नाम से है। फिर आ जाता है विजय, एक क्रमिक हत्या और इसके बाद जो 5वां है वो है प्रभु की मृत्यु। यहाँ से समापन हो जाता है। तो ये अंधा युग के 5 अंक हैं। इसको क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1955 है। इसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन, इसमें आप देखेंगे कालिदास की प्रेम कथा है। 1958 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है। आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छी रचना है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश का ही एक नाटक और है आधे अधूरे, ये 1969 ईस्वी की रचना है। नेक्स्ट नाटक है बकरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है 1974 ईस्वी की। बकरी से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं।
तो यह भी आप याद रखिए कि बकरी नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, बकरी नाटक कितने अंकों में विभाजित है और इन अंकों में कितने दृश्य हैं। इसके बाद आ जाता है नाटक एक और द्रोणाचार्य, जो कि दो पक्षों को लेकर दिखाया गया है। एक और द्रोणाचार्य में शंकर शेष के द्वारा लिखा गया रचना है 1977 ईस्वी में। इसमें 2 अंक है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध नाम से एक और द्रोणाचार्य। महाभोज नाटक मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। महाभोज इनका उपन्यास भी है। ये 1982 में प्रकाशित हुआ है नाटक महाभोज नाम से। महाभोज नाटक मन्नू भंडारी का है, ये आप याद रखिए। तो आप जिसके विषय में जो भी आपको तथ्य एक्स्ट्रा पता है, जो भी नाटक आप देख रहे हैं उसके विषय में अगर आपको एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें पता हैं, आप उसे कमेंट में लिखकर हमें बताते रहिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद है निबंध, जो कि आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम में टोटल 11 निबंध लगे हुए हैं। इसमें से 2 निबंध आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो जिसमें से दिल्ली दरबार दर्पण और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। दिल्ली दरबार दर्पण का प्रकाशन वर्ष 1877 है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशन हुआ है इसका 1884 ईस्वी में। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह बलिया में ददरी मेले में आर्य देशोपकारिणी सभा का भाषण है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। इसके बाद मुकुंद गुप्त की शिव शंभू के चिट्ठे नाम से 8 चिट्ठों को हमें पढ़ना है, जो कि 1904 से 1907 के समय के लिखे हुए 8 चिट्ठे हैं। और जब बाल मुकुंद गुप्त जी भारत मित्र पत्रिका का संपादन कर रहे थे उस समय इन्होंने लिखा था और उसे क्रम से इसी पत्रिका में उन्होंने प्रकाशित भी किया। इसके बाद है कविता क्या है निबंध, जो कि शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इसका समय भी आपको 1908 1909 दोनों मिलेगा। 1908 नगेंद्र के द्वारा माना जाता है, 1909 अन्य विद्वानों के द्वारा माना जाता है। तो यूजीसी नेट के ही एग्जाम में, पिछली बार के एग्जाम में एक शिफ्ट में प्रश्न दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। एक शिफ्ट में 1908 मान लिया गया था, एक शिफ्ट में 1909 मान लिया गया था, तो इसीलिए आप दोनों याद रखिए। और ये सरस्वती पत्रिका में 1909 में संपादित हुई है। इसके बाद आ जाता है मजदूरी और प्रेम निबंध, जो कि अध्यापक पूर्ण सिंह का है, 1912 ईस्वी में लिखा गया है। मजदूरी और प्रेम निबंध में भी 8 शीर्षक हैं, जिसमें से आपको सभी शीर्षकों के नाम भी याद होने जरूरी हैं, क्योंकि इन शीर्षकों को भी क्रम से लगाने के लिए एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहला शीर्षक जो है वो हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गडेरिये का जीवन, तीसरा है मजदूर की मजदूरी, चौथा है प्रेम मजदूरी, पांचवा है मजदूरी और कला, छठा है मजदूरी और फकीरी, वही सातवां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, आठवां है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो इस प्रकार से मजदूरी और प्रेम में जो 8 शीर्षक हैं उनके विषय में हमने बता दिया। कविता क्या है, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी का आपने देखा, इसमें 13 शीर्षक हैं। उन 13 शीर्षकों का नाम है, पहला है कविता क्या है, दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा है कविता और सृष्टि प्रसार, चौथा है मार्मिक तथ्य, पांचवा है काव्य और व्यवहार, छठा है मनुष्यता की उच्च भूमि, सातवां है भावना और कल्पना, आठवां है मनोरंजन, नौवां है सौंदर्य और 10वां है आपका चमत्कारवाद, 11वां शीर्षक है कविता की भाषा, 12वां शीर्षक है अलंकार, 13वां शीर्षक है कविता पर अत्याचार और लास्ट शीर्षक है आपका कविता की आवश्यकता। तो इस प्रकार से कविता क्या है भी आपने देखा कि इसमें टोटल 13 शीर्षक हैं और मजदूरी और प्रेम में 8 शीर्षक हैं। शिव शंभू के भी 8 शीर्षक आपको पता है, 8 चिट्ठे पढ़ना है, जो कि अलग अलग 8 नामों से हैं। इसमें 8 नाम जो है, सबसे पहला जो चिट्ठा है शिव शंभू ने जो चिट्ठा लिखा है वो लिखा है बनाम लॉर्ड कर्जन, इनके नाम से चिट्ठा सबसे पहला है। इसके बाद दूसरा है श्रीमान का स्वागत, तीसरा है चिट्ठा जो है वो है वायसराय का कर्तव्य, चौथा है पीछे मत फेंकिए, पांचवा है आशा का अंत और छठा है एक दुराशा, सातवां है विदाई संभाषण और आठवां है बंग विच्छेद। तो इस प्रकार से ये 8 चिट्ठे हैं। इसके बाद हम देखेंगे शिव मूर्ति निबंध, जो कि प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया है।
1933 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें इन्होंने बताया है, लेखक ने बताया है कि मेरी छोटी लड़की ये प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ये कल्पलता में प्रकाशित है या संग्रहित है, कल्पलता जो कि इनका निबंध संग्रह है 1951 का। इसके बाद आ जाता है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध, कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी रचना है। जब आप इसे पढ़ेंगे, इस निबंध को पढ़ेंगे, तो आपको अपने जीवन के सत्य का भान होगा कि अभी आप किस एज में हैं और आपके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या उद्देश्य है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, किस चीज़ को कितना अच्छे से कर सकते हैं। ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। 1974 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। विषाद योग निबंध संग्रह 1974 जो कि कुबेरनाथ राय का, उसमें ये संग्रहित है। इसके बाद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध, बहुत ही अच्छा निबंध है, जो कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी दोनों की सोच को इसमें दर्शाया गया है। विद्यानिवास मिश्रा के द्वारा 1974 ईस्वी इसका समय है और यह मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट निबंध है नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य निबंध 1982 में नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसके विषय में कुछ इम्पॉर्टेंट कथन आपको बता देते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा निबंध है। तो इस निबंध संग्रह जो कि दूसरी परंपरा की खोज है 1982 ईस्वी में संपादित हुई है, संग्रहित हुई है। इसमें कुल 8 निबंध हैं। तो 8 निबंधों के नाम आप सुन लीजिए अच्छे से। सबसे पहला है दूसरी परंपरा की खोज। इसके बाद है ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत। तीसरा है आस्विकार का साहत। चौथा है प्रेमा पुमर्थो महान। इसके बाद है भारतीय साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म। छठा निबंध है संस्कृति और सौंदर्य। सातवां निबंध है त्वम खलु कृति और आठवां है व्योम के शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो टोटल 8 निबंध दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में संकलित है। 8 निबंध और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के, जैसे नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है जैसा कि आपको पता है, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की कई रचनाओं को उल्लेख किया गया है। ये भी आप देखिए कि कौन कौन सी रचना जो कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो सबसे पहले साहित्य का मर्म जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, उसका जिक्र है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक की भी इसमें जिक्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है लिखा गया। इसके बाद है विचार और वितर्क, अशोक के फूल, प्राचीन भारत के विकास, मेघदूत एक पुरानी कहानी, विचार प्रवाह, परंपरा और आधुनिकता, लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना और बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनाम दास का पोथा, जो कि ये सब उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, इसका भी जिक्र इसमें किया गया है। इसके बाद है आपका उठ जाग मुसाफिर जो कि विवेकी राय के द्वारा लिखा गया 2012 का निबंध है, उठ जाग मुसाफिर। अन्य गद्य विधा की रचनाएं हम देखते हैं कि अन्य गद्य विधा में सबसे पहले रचना है राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा जो कि 1937 ईस्वी की रचना है। इसमें आपको 5 शीर्षक मिल जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा 5 शीर्षक दिए गए हैं। तो 5 शीर्षकों के नाम भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रकार से, तो 5 शीर्षकों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला है शीर्षक ल्हासा की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा में सबसे पहला शीर्षक राहुल सांकृत्यायन जी ने ल्हासा की ओर। इसके बाद चांग की ओर और तीसरा है शक्य की ओर। चौथा है जेनम की ओर। इसके बाद है नेपाल की ओर। 5वां नेपाल की ओर। तो ये 5 शीर्षक भी आपको याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना, प्रकाशन वर्ष 1937 है, मेरी तिब्बत यात्रा। इसके बाद है महादेवी वर्मा, इनकी रचना है ठकुरी बाबा जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठकुरी बाबा, इसमें महादेवी के कल्पवास की चर्चा की गई है। ठकुरी बाबा बहुत छोटी सी रचना है जिसे आप पूरा पढ़कर जरूर जाइए।
शिवरानी देवी की रचना है प्रेमचंद घर में है, जो कि उनके पति प्रेमचंद की जीवनी है। ये शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है 1944 ईस्वी में। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। यह एक रेखा चित्र है और इसमें कई रेखा चित्र सम्मिलित किए गए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी लगभग 12 शीर्षकों से अलग अलग 12 माटी की मूर्तें इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने संकलित किया है। 1946 ईस्वी की रचना है माटी की मूर्तें, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन काल से लेकर उनके जेल में रहने तक जो भी इनके दिमाग पर या जो भी इनके दिल पर गहरी छाप छोड़ने वाले व्यक्ति इन्हें मिलते थे, उनके विषय में इन्होंने उन्हें माटी की मूर्तें नाम देकर उनके विषय में इन्होंने लिखा है। इसके बाद है अज्ञे की रचना है 1953 ईस्वी की प्रकाशित हुई है, जो अरे यायावर रहेगा याद। इसमें भी कई शीर्षक हैं, लगभग 8 शीर्षक के आसपास हैं। तो सबसे पहला शीर्षक है अरे यायावर रहेगा याद का परशुराम से तुर्खम, जिसमें एक टायर राम की कहानी है। इसके बाद दूसरा है किरणों की खोज में, तीसरा है देवताओं के अंचल में, चौथा है मौत की घाटी, पांचवा है एलूरा, छठा है माजुली, सातवां है बहता पानी निर्मल और आठवां है सागर सेवित मेघ मेखलित। तो इस प्रकार से ये 8 शीर्षक अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञे जी ने लिखा है। ये इनका यात्रा वृत्तांत है। तो इन्होंने 8 शीर्षकों के अंतर्गत अपनी पूरी रचना को सम्मिलित किया है। इसके बाद रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि 1956 ईस्वी में लिखा गया है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय से भी इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा ग्रंथ है ये। मुझे लगता है कि जितने भी आपके सिलेबस में सम्मिलित रचनाएं हैं उसमें सबसे जो बड़ा ग्रंथ है वो संस्कृति के 4 अध्याय ही है। संस्कृत के 4 अध्याय में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है और चारों पार्टों को अलग अलग नाम दिया है। तो संस्कृति के 4 अध्याय में पहला जो अध्याय है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव नाम से है। पहला प्रकरण या पहला अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, इसमें टोटल 3 प्रकरण है। इसके बाद दूसरा जो अध्याय है उसमें प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह और इसमें 7 प्रकरण दिया गया है। तीसरा अध्याय है हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसमें टोटल 12 प्रकरण दिए गए हैं। और चौथा अध्याय है भारतीय संस्कृति और यूरोप, जिसमें टोटल 17 प्रकरण दिए गए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई संस्कृति के 4 अध्याय रचना है उसकी प्रस्तावना नेहरू जी ने लिखा है और इसे समर्पित किया है राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे। तो ये संस्कृति के 4 अध्याय की बात हुई। इसके बाद है एक साहित्यिक की डायरी, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 1957 से 58 ईस्वी की रचना है। 1964 ईस्वी में ये वसुधा एवं नया खून में, जो कि पत्रिका है, उसमें संकलित हुई है। इसमें टोटल 13 शीर्षक हैं, जो कि 10 शीर्षक 1964 ईस्वी में संकलित हुई है। इसके बाद 2000 ईस्वी में इसमें और भी 3 शीर्षक को जोड़ा गया है। तो 13 शीर्षकों का नाम आप अच्छे से सुन लीजिए, जिससे आपको याद हो जाए और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहला शीर्षक है तीसरा क्षण नाम से। टोटल इसमें 13 प्रकरण है। एक साहित्यिक की डायरी, जिसमें पहला है तीसरा क्षण, दूसरा है एक लंबी कविता का अंत, तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स और पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवां है नए की जन्म कुंडली 1, आठवां है नए की जन्म कुंडली 2 और नौवां है वीर कर, दसा है विशिष्ट और अद्वितीय। तो यहाँ तक आपका 1964 में ही मिल जाएगा। इसके बाद जो 3 नए जोड़े गए हैं 2000 में, वो हैं कटुयान और काव्य सत्य, और इसके बाद 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो इस प्रकार से एक साहित्यिक की डायरी की ये 13 प्रकरण हैं। इसके बाद आ जाता है जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र की रचना है, व्यंग कहानी है, 1960 में लिखी गई है। इसके बाद है हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई व्यंग कहानी भोला राम का जीव नाम से संकलित है।
भोलाराम का जीव 1967 ईस्वी की कहानी है भोलाराम का जीव। क्या भूलूं कि याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, इसमें 4 आत्मकथा इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है अपने आत्मकथा को। क्या भूलूं कि याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, जो कि इन्होंने 1969 ईस्वी में लिखा है। इनके चारों जो आत्मकथा हैं उसको क्रम से लगाने के लिए भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि उसे आप क्रम से लगाइए। तो चारों का नाम अगर आपको पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इनकी जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है उसे इन्होंने 4 भागों में बांटा है, तो उन चारों के नाम और उनके सन भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने क्या भूलूं कि याद करूं, जो कि 1969 ईस्वी में लिखा है। इसके बाद है नीड़ का निर्माण, फिर 1970 ईस्वी में। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में। इसके बाद आ जाता है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में लिखा है। अगला है आपका अन्य गद्य विधा का रचना जो है वो आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है 1974 ईस्वी में। यह जीवनी है आवारा मसीहा। इसमें आवारा मसीहा में शरत चंद्र की जीवनी ये लिखी गई है। इनकी जो रचनाएं हैं, जो इनका संघर्ष है, जीवन संघर्ष, उसे विष्णु प्रभाकर ने बहुत अच्छे से लिखा है। तो ये पूरी रचना आप अच्छे से ज़रूर पढ़िए। इसके बाद आ जाता है एक कहानी, यह भी जो कि 2007 में प्रकाशित हुई है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। मुर्दहिया 2010 की रचना है, तुलसीराम की आत्मकथा है। मुर्दहिया 2010 में लिखी गई है तुलसीराम के द्वारा। तुलसीराम जी ने अपनी आत्मकथा को 2 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने मुर्दहिया नाम से लिखा है, इसके बाद दूसरा लिखा है मणिकर्णिका के नाम से। मुर्दहिया में भी टोटल 7-8 जो है वो 7 इसमें भी खंड दिए गए हैं। आप इसे खंड के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें अलग अलग खंडों का अलग अलग नाम या शीर्षक दिया है तुलसीराम जी ने। बहुत ही अच्छी रचना है। जितनी भी रचनाएं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करने वाली है, जो सबसे अच्छी रचना मुझे लगती है, पर्सनली मुझे, वो मुर्दहिया लगती है। इसमें इन्होंने 7 जो शीर्षक दिया है उन 7 शीर्षकों का नाम आप देख लीजिए। तो सबसे पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिसमें ये अपने परिवार के विषय में बताते हैं कि हमारे परिवार की सोच क्या थी, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी। इसके बाद मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन में ये अपने स्कूल जाने, किस प्रकार ये स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, उसके विषय में इन्होंने बताया है तुलसीराम जी ने। इसके बाद है अकाल में अंधविश्वास। फिर इस अगला शीर्षक है, चौथा शीर्षक मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वां शीर्षक है भूतनिया नागिन। 6ठा शीर्षक है चले बुद्ध की राह। और 7वां शीर्षक है आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये इनकी रचना है मुर्दहिया, जिसमें इन्होंने 7 शीर्षकों में अपनी आत्मकथा को सम्मिलित किया। इसके आगे इन्होंने एक पार्ट 2 निकाला है जो मणिकर्णिका के नाम से है। उसमें उसको तो मैंने पढ़ा ना, उसमें क्या दिया गया है इसे आप अगर आपने पढ़ा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो आत्मकथा है वो है आप हुदरी, जो कि 2015 की रचना है, रमणिका गुप्ता की रचना आप हुदरी। आप हुदरी का मतलब भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप हुदरी का अर्थ है एक जिद्दी लड़की। ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इसके बाद है जो पद्य में आधुनिक काल के जो पद्य हैं उनका रचना काल दिया गया है और उनके रचनाओं को दिया गया है, उनकी कविताओं को दिया गया है। तो इसे आप देखिए कि किस राइटर की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, उसका आपको प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का प्रिय प्रवास रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है प्रिय प्रवास का। मैथिली शरण गुप्त की 2 रचना है, भारत भारती और साकेत। बहुत ही अच्छी रचना है। भारत भारती से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। भारत भारती 1912 की रचना है। साकेत जिसमें उर्मिला के जीवन के विषय में दिया गया है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना 1931 ईस्वी की है। जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू और कामायनी आपके पाठ्यक्रम में लगी है, जो कि आंसू 1925 में प्रकाशित हुई है और कामायनी 1935 ईस्वी में। कामायनी में जो शीर्षक है उससे रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको याद है शीर्षकों के नाम तो आप हमें जब कमेंट में ज़रूर लिखें। लेकिन हिंट में आपको इतना हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहला कामायनी का जो शीर्षक है वो है
चिंता, और लास्ट का जो है वो है आनंद। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बहुत ही लंबी कविता है। कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। तो इसको आपको याद रखना है कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या है और किस काव्य संग्रह में ये संकलित है। तो जूही की कली, जिसका प्रथम प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ है, ये नई कविता नाम से परिमल में संकलित है। नई कविता की पहली कविता इनकी जो परिमल में संकलित है। 1929 में जागो फिर एक बार, जो कि परिमल 1929 की काव्य संग्रह है, उसमें संग्रहित है। सरोज स्मृति 1935 इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये अनामिका 1938 में संकलित है, अनामिका काव्य संग्रह में। राम की शक्ति भी पूजा 1936 ईस्वी की रचना है। इसका एक बार प्रकाशन वर्ष ही सिर्फ पूछ लिया गया है, और ये भी अनामिका में 1938 में संकलित है। 1941 में हंस में ये कविता निकली है, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता 3 संस्करण इसके निकले हैं, तो याद रखिए आपको, कुकुरमुत्ता 3 संस्करण में आई है। तीसरे संस्करण में इसमें संकलित की गई है कुकुरमुत्ता कविता। बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु 1950 में प्रकाशित हुई है। अर्चना काव्य संग्रह में ये संकलित है, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु। इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी कविता है परिवर्तन, जो कि 1924 की है, और पल्लव में 1928 में संकलित है। प्रथम रश्मि नाम से 1927 में लिखी गई बीड़ा 1927 के अंतर्गत काव्य संग्रह में संकलित है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 में प्रकाशित हुई है। युगांत नाम की जो इनकी काव्य संग्रह है उसमें 1936 में संकलित है। इसके बाद आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत के बाद महादेवी वर्मा, जिनके 4 टोटल कविताएं लगी हैं आपके पाठ्यक्रम में। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इसके बाद मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, और यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी 1934 में संकलित है, प्रकाशित है। नीरजा 1934 ईस्वी में जो इनका काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। मैं नीर भरी दुख की बदली और फिर विकल है प्राण मेरे, ये दोनों 1936 की रचना है। सांध्य गीत जो कि उनका 1936 में काव्य संग्रह आया है उसमें संकलित है। तो देखिए दुख की जो बातें हैं महादेवी वर्मा की, विकल है प्राण मेरे और दुख की बदली, ये दोनों सांध्य गीत में संकलित है 1936 में। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, ये 1942 की रचना है। दीप शिखा काव्य संग्रह 1942 में संकलित है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचना आ जाती है रश्मिरथी और उर्वशी। रश्मिरथी 1952 की रचना है और उर्वशी 1961 की, जो कि दोनों खंड काव्य हैं। आगे देखते हैं नागार्जुन की रचना। नागार्जुन की रचना है बादल को घिरते देखा है। इसके बाद है अकाल, और उसके बाद मनुष्य हूँ, खुरदरे पैर, कालिदास और शासन की बंदूक। तो बादल को घिरते देखा है 1938 ईस्वी में लिखी गई है। बादल को घिरते देखा है। युग धारा नाम की जो इनका काव्य संग्रह नागार्जुन का, उसमें 1953 ईस्वी इनका जो काव्य संग्रह है वो उसमें ये संकलित किया गया है। अकाल, और उसके बाद 1952 का काव्य है, कविता है, जो कि सतरंगे पंखों वाले में 1959 में संकलित की गई है। तो सतरंगे पंखों वाले में 3 कविताएं संकलित हैं, अकाल, और उसके बाद खुरदुरे पैर और कालिदास। तो ये तीनों कविताएं 1959 ईस्वी में सतरंगे पंखों वाले में सम्मिलित हैं, अकाल, खुरदुरे, कालिदास। मनुष्य हूँ 53 ईस्वी में है, युगधारा में संकलित है। शासन की बंदूक 1966 ईस्वी में लिखा गया है, नागार्जुन का शासन की बंदूक। इसके बाद आ जाते हैं अज्ञे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। इनके 5 कविताएं लगी हैं, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, या दीप अकेला, असाध्य बीड़ा, जो कि लंबी कविता है, और कितनी नावों में कितनी बार। तो कलगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर, ये 1949 की रचना है, जो कि हरी घास पर क्षण भर में संकलित है, काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में। यह दीप अकेला 1952 की रचना है, 52-53 की, जो कि बावरा अहेरी काव्य संग्रह 1953 में संकलित है। असाध्य बीड़ा 1961 ईस्वी में लिखा गया है, आंगन के पार द्वार में, जो कि 1961 की रचना है, इसमें संकलित है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, असाध्य बीड़ा। कितनी नावों में कितनी बार 1966, कहीं कहीं आपको 67 भी मिल जाएगा। ये 1967 के काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार में संकलित है। इसके बाद आ जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी 2 रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। गीत फरोश में लेखक गीत बेचता है,
जो कि 1956 में दोनों लिखे गए हैं। गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश नामक काव्य संग्रह में सम्मिलित हैं। मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। अंधेरे में, जिसका पहले नाम पूरा था आशंका के दीप अंधेरे में, जो कि 1957 से 62 तक लिखा गया है। ब्रह्म राक्षस 1957 की इनकी कविता है। चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। और अंधेरे में जो काव्य है, जो कविता है, बहुत ही लंबी कविता है मुक्तिबोध की। इसकी भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है और यह कल्पना पत्रिका में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित है। इसके बाद इनकी कविता है भूल गलती, जो कि 1964 की लिखी हुई कविता है भूल गलती। यह चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में जो लिखा गया, जो काव्य संग्रह संकलित हुआ है, उसमें ये संकलित है। धूमिल की रचना है, 4 रचना इनकी लगी है। नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, जो कि रोटी और संसद से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो ये चारों कविताएं आप पढ़िए। 1967 ईस्वी में नक्सलबाड़ी लिखी गई है और ये लगभग सभी रचनाएं इनकी संसद से सड़क तक 1972 में संकलित हैं। और कल सुनना मुझे 1976 में रोटी और संसद संकलित है। नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, ये तीनों संसद से सड़क तक में 1972 में संकलित हैं। रोटी और संसद कल सुनना मुझे, संसद में आप क्या सुनाते हैं, कल सुनना मुझे, इसमें संकलित है। तो देखिए, जिसमें संसद है वो संसद में नहीं है, संसद से सड़क तक में नहीं है। ऐसे आप ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे जो आधुनिक काल के जो कविता थी और जो रचनाकार थे उनको हमने देख लिया। अब हम आदिकाल के देखेंगे। आदिकाल और भक्ति काल, इसके अलावा रीति काल, ये सभी को एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रबरदाई। इनका जन्म वर्ष है 11वीं शती। इनकी जो कृति लगी है आपके पाठ्यक्रम में वो पृथ्वीराज रासो। अमीर खुसरो, इनका समय है 13वीं शती। क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए आ जाता है। तो अगर आपको समय इनका पता होगा तभी आप कालानुक्रम के हिसाब से रख पाएंगे। तो चंद्रबरदाई 11वीं शती, अमीर खुसरो 13वीं शती, इनका पहेलियाँ और मुकरियाँ आपके पाठ्यक्रम में है। विद्यापति 14 से 15वीं शताब्दी, इनकी पदावली है। कबीर 1398 ईस्वी, कबीर के पद नाम से इनके कई पद लगे हैं। जायसी 1477 ईस्वी, जो कि इनका पद्मावत का कुछ पार्ट है। सूरदास 1478 ईस्वी, भ्रमर गीत सार आपके पाठ्यक्रम में लगा है 1478, सूरदास का है। इसके बाद है मीरा, जो कि 1498 में पदावली इनकी लगी है। इनका समय 1498 है। तुलसीदास 1511 इनका समय है। रामचरितमानस और उत्तरकांड आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं बिहारी, जिनका समय है 1603 ईस्वी। और बिहारी सतसई, इनकी जो रचना है वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इनकी एकमात्र रचना जिसके वजह से ये इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिए हैं, बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। घनानंद की रचना है कवित्त। घनानंद की जो कवित्त है वो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है और इनका समय है 1673 ईस्वी। तो 1603 में बिहारी हैं, 1673 में घनानंद हैं। इसके बाद हैं जो आधुनिक काल के रचनाकार हैं, उनका समय और उनकी जो रचनाएं लगी हैं हमारे पाठ्यक्रम में उसे कालक्रम के अनुसार दिया जा रहा है। तो उसे आप एक बार देखते चलिए। अभी तक आपने देख लिया है, पर एक बार उनका जन्म वर्ष भी देख लीजिए। अब तक आपने रचनाकार को देखा और रचनाएं कब प्रकाशित हुई हैं, किस काव्य संग्रह में संकलित है, इसे आपने देखा। अब आप देखेंगे जो रचनाकार हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं और उनका जन्म समय क्या है। तो सबसे पहले हैं गौरी दत्त, जिनका समय है 1836 ईस्वी। इनका रचना है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 की है। इसके बाद है 1850 लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास 1850। परीक्षा गुरु इनका रचना उपन्यास जो की है वो 1882 की है, आपके पाठ्यक्रम में लगा है। भारतेंदु 1850 ईस्वी में इनका जन्म समय है। भारतेंदु, तो सबसे पहले पंडित गौरी दत्त, फिर लाला श्रीनिवास दास, फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी जो भारत दुर्दशा है 1876 की रचना है। अंधेर नगरी 1881, दिल्ली दरबार दर्पण 1877 और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1874। तो जो भी मिस्टेक है उसे आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद है 1856 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र आ जाते हैं, जिनकी शिवमूर्ति 1933 की रचना आपके पाठ्यक्रम में लगी है।
1865 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, इनका जन्म समय है। प्रिय प्रवास आपके पाठ्यक्रम में लगा है। इसके बाद है 1865 में ही बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, इनका आपके पाठ्यक्रम में लगा है। 1871 में माधवराव सप्रे, इनकी रचना है एक टोकरी भर मिट्टी। तो माधवराव सप्रे 1871 इनका जन्म समय है। 1880 में प्रेमचंद जी हैं। तो एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और इनकी 3 रचनाएं लगी हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ईदगाह, ये दोनों कहानियां हैं। गोदान इनका उपन्यास है जो कि 1936 का है। तो 1836 पंडित गौरीदत्त, 1850 लाला श्रीनिवास दास, 1850 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1856 प्रताप नारायण मिश्र, 1865 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, 1865 बाल मुकुंद गुप्त, 1871 माधवराव सप्रे, 1880 प्रेमचंद। तो प्रेमचंद से पहले कौन है? माधवराव सप्रे। इसके बाद है 1881 अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म वर्ष है 1881। तो अध्यापक हैं वो कितने वर्ष के हैं? 81 वर्ष के। इनका रचना है मजदूरी और प्रेम, जो कि निबंध है इनकी 1912 की। 1882 में है राजेंद्र बाला घोष। पहले हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, फिर है राजेंद्र बाला घोष। इनकी रचना दुलाई वाली सात, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की रचना है। 1883 में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका है उसने कहा था, जो कि पूर्व दीप्त शायरी में लिखी हुई कहानी है। 1884 में रामचंद्र शुक्ल की रचना है कविता क्या है, जिसका समय हमने बताया कि 1808। नगेंद्र मानते हैं 1909, रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वान 1909 मानते हैं। 1886 में मैथिली शरण गुप्त की का जन्म समय है। इनकी रचना है भारत भारती, जो कि 1912 की रचना है। साकेत 1931 की। इसके बाद है 1889 जन्म वर्ष है जयशंकर प्रसाद जी का। इनका जो रचना है आकाशदीप कहानी 28 से 29 कहीं कहीं। फिर इसके बाद इनके 3 नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी 28, 31, 33 के। फिर काव्य इनके हैं आंसू और कामायनी, जो कि आंसू है 25 का, कामायनी है 35 का। इसके बाद है शिवरानी देवी। जयशंकर प्रसाद और शिवरानी देवी का जन्म वर्ष एक ही है 1889। इनकी रचना है प्रेमचंद घर में है। इसके बाद आ जाते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिनका समय है 1890। इनकी रचना है कानों में कंगना 1913, जो कि कहानी है आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसके बाद है 1893 में राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा 1937 इनकी रचना है। 1893 के बाद राहुल सांकृत्यायन के बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका समय है 1899। इनकी रचना है जूही की कली 1922, जागो फिर एक बार 1929, सरोज स्मृति 35, राम की शक्ति पूजा 36, कुकुर मुत्ता 43। तो ये सब इनके कविताएं हैं। इसके बाद 1899 में ही निराला है और 1899 में ही रामपृच्छ बेनीपुरी हैं, जिनकी माटी की मूर्तें आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। इसमें इन्होंने 12 मूर्तों का जिक्र किया है। 1909 में सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी रचना है परिवर्तन, प्रथम रश्मि और द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इसके बाद है 1903 यशपाल की रचना है झूठा सच, जो कि 1958 और भाग 2 1960 में आया। 1903 लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनका जन्म वर्ष है, इनका जो रचना है सिंदूर की होली 1934 में आई। इसके बाद है 1904 जन्म वर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान का, जो कि राही 1947 ईस्वी में इनकी रचना प्रकाशित हुई है, कहानी है राही। तो एक बार फिर से देखते हैं। 1881 अध्यापक पूर्ण सिंह, 1882 राजेंद्र बाला घोष, 1883 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1884 रामचंद्र शुक्ल, 1886 में मैथिली शरण गुप्त आ गए, 1889 जयशंकर प्रसाद, फिर से 1889 जन्मवर्ष शिवरानी देवी का भी है। इसके बाद है 1890 में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, 93 में राहुल सांकृत्यायन, फिर 99 में निराला हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी। 1900 में फिर आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत, 1903 में यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र और 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद है 1905 में कौन है? जैनेन्द्र। 1907 में 3 लोग आते हैं, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन। तो 1905 में जैनेन्द्र, इसके बाद महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन, ये तीनों 1907 में।
जैनेन्द्र की रचना अपना अपना भाग्य जो कि कहानी है 1929 ईस्वी में, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा है। महादेवी वर्मा की कविताएं हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये 1934 की रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली 1936, फिर विकल है प्राण मेरे 1936, यह मंदिर का दीप 1942 की रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचनाएं लगी हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध 1951 का है और बाण भट्टी की आत्मकथा 1946 की रचना, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में लगी है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो कि 4 भागों में है, उसमें से पहला भाग जो कि 1969 का है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा है। इसके बाद आ जाते हैं 1908 में रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, 1956 की रचना है। इसके बाद उर्वशी 1961 और रश्मि रथी 1952 की रचना लगी है। आगे है 1910 उपेंद्र नाथ अस्क 10, ये ऐसे याद रख लीजिए। अंजू दीदी, इनका 1955 की रचना है उपेंद्र नाथ अस्क की, जो कि एक नाटक है। 1911 में अज्ञेय की रचना है। कहानी है गैंग्रीन या रोज नाम से। शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास है जो कि 41 में लिखा गया है। इसके बाद इनका यात्रा वृत्तांत है अरे आयावर रहेगा याद। इसके बाद इनकी 4-5 कविताएं, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीड़ा, कितनी नौ में कितनी बार, तो इतनी रचनाएं इनकी लगी हैं। तो इनका क्या हो गया, कहानी, फिर इनका उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और कविता, तो 4 विधा इनकी लगी है अज्ञेय की, जी कि इनका जन्म वर्ष है 1911। इसके बाद है 1911 में ही नागार्जुन का, इनकी कविताएं लगी हैं। कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये सभी कविताएं नागार्जुन की आपके पाठ्यक्रम में हैं। इसके बाद 1912 में आ जाते हैं विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा इनका 1974 का है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म वर्ष है 1913। इनकी रचना है गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, जो कि दोनों गीत फरोश नाम के काव्य संग्रह में संकलित हैं। इसके बाद है 1914 कृष्णचंद्र की रचना जामुन का पेड़, एक व्यंग्य कहानी है। 1914 इनका जन्म समय है। 1960 में इन्होंने लिखा है व्यंग्य रचना जामुन का पेड़, जो कि शासन की व्यवस्था पर लिखी गई रचना है। 1915 में भीष्म साहनी की रचना है चीप की दावत कहानी, 1956 ईस्वी में लिखी गई है इनकी। तमस 1973 में लिखा गया उपन्यास है। अमृतसर आ गया है, ये भी कहानी है 1971 की। तो भीष्म साहनी 1915 इनका जन्म वर्ष है। 1916 में आते हैं अमृतलाल नागर, जो कि तुलसीदास की जीवन चरित्र लिखते हैं मानस के हंस नाम से 1972 ईस्वी में। 1917 में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म समय है। इनकी जो कविताएं हैं भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। इसके बाद है 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु, इनका मैला आंचल, लालपान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसमें से ये आपका उपन्यास है मैला आंचल। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये उपन्यास है और ये दोनों कहानियां हैं जो कि 1957 और 1958 ईस्वी इस पर फिल्म भी बनी है तीसरी कसम नाम से। इसके बाद है 1923 में हबीब तनवीर, जिनका आगरा बाजार नाटक है 1954 ईस्वी, इनका जन्म वर्ष है 1923। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैनेन्द्र 1905 जन्म वर्ष। 1907 में महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिवंश राय बच्चन, 3 लोग साथ में आए हैं, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद 1908 में रामधारी सिंह दिनकर, 1910 में उपेंद्र नाथ अस्क, 11 में अज्ञेय, फिर 11 में अज्ञेय और 11 में ही नागार्जुन भी, 12 में विष्णु प्रभाकर और 13 में भवानी प्रसाद मिश्र, 14 में कृष्णचंद्र, 15 में भीष्म साहनी और 16 में अमृतलाल नागर, 17 में गजानन माधव मुक्तिबोध और 1921 में फणीश्वर नाथ रेणु, 1923 में हबीब तनवीर। इसके बाद देखते हैं हरिशंकर परसाई, जिनका समय है 1924 और विवेकी राय का भी 1924 समय है। हरिशंकर परसाई की रचना है हास्य कहानी, ये भी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर और भोला राम का जीव। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 में लिखा गया है, भोला राम का जीव 1967 में। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर 2012 की रचना है। इनका जन्म वर्ष दोनों लोग का है 1924। 1925 का है मोहन राकेश, इनका जो रचना है दोनों नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन 1958 का और आधे अधूरे 1969 की। इसके बाद 1925 में 3 लोग हैं, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल।
मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, इन तीनों लोग का 1925 है। और 24 में हरिशंकर प्रसाई और विवेकी राय। तो कृष्णा सोबती की रचना है सिक्का बदल गया, जो कि कहानी है। जिंदगी नामा इनका उपन्यास है। सिक्का बदल गया 1948 में और जिंदगी नामा 1979 में। इसके बाद है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी 1968 ईस्वी की रचना है, उपन्यास है। फिर आ जाते हैं विद्यानिवास मिश्र 1926 में, नामवर सिंह 1926 में और धर्मवीर भारती 1926 में। 3 लोग 1926 के हैं। विद्यानिवास मिश्र, इनकी रचना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974 की निबंध है। नामवर सिंह का भी निबंध है संस्कृति और सौंदर्य 1982 की रचना है। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, जो कि महाभारत के ऊपर लिखा गया है। इसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका समय है 1927। इनका जो नाटक है बकरी वो 1974 ईस्वी में लिखा गया। निर्मल वर्मा 1929 ईस्वी इनका जो है जन्म वर्ष है। इन्होंने 1957 ईस्वी में परिंदे कहानी लिखा है, जो कि परिंदे नाम से कहानी संग्रह इनका 1960 ईस्वी में आया। उसमें 7-8 कहानियां संकलित की गई हैं। 1930 समय है रमणिका गुप्ता का और जगदीश चंद्र का। 1930 रमणिका गुप्ता की आत्मकथा आफुदरी और जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धन्ना बना 1972 में आया। इसके बाद 1931 समय है मन्नू भंडारी का, इन्होंने लिखा आपका बंटी 1971 में। इसके बाद एक कहानी यह भी और महाभोज नाटक 1982 में। कमलेश्वर का 1932 समय है और शेखर जोशी का, ये 2 लोग 32 में आए हैं, कमलेश्वर और शेखर जोशी। कमलेश्वर का राजा निर्बंसी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानी है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। इसके बाद 1933 में शंकर शेष आते हैं एक और द्रोणाचार्य लेकर, जो कि इनका 1977 का रचना है। फिर इसके बाद 1935 कुबेरनाथ राय की है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जो कि इनकी रचना है 1973 ईस्वी की। इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हरिशंकर प्रसाई और विवेकी राय एक साथ आते हैं 1924 ईस्वी में। फिर इसके बाद मोहन राकेश, कृष्णा सोबती और श्रीलाल शुक्ल, ये सब 1925 में आते हैं। 1926 में पुनः 3 लोग आते हैं, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह और धर्मवीर भारती। 1927 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अकेले आते हैं। निर्मल वर्मा 1929 में। 30 में रमणिका गुप्ता और जगदीश चंद्र बसु आते हैं। 31 में अकेले मन्नू भंडारी आते हैं। कमलेश्वर और शेखर जोशी पुनः साथ में आते हैं 32 में। शंकर शेष 1933 में और 1935 में कुबेरनाथ राय। इसके बाद है 1936 में सुदामा पांडे धूमिल, जिनकी 4 कविताएं लगी हैं आपके पाठ्यक्रम में, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो ये इनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं। इनका समय है 1936 और ज्ञान रंजन का भी समय 1936 है। इनकी कविता पिता 1965, कविता नहीं ये कहानी है 1965 की पिता। इसके बाद 1949 में आते हैं तुलसीराम, जिनका रचना है मुर्दहिया 2010 की। तो इस प्रकार से ये सभी आपके रचनाकार हैं, उनका जन्म वर्ष और इनकी रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं सबको एक साथ समराइज करके दे दिया गया है। तो यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इसे धैर्य के साथ अब तक देखा होगा तो निस्संदेह एग्जाम में कई प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो इनसे आपको कई चीज़ें तैयार हो गई। सबसे पहली, जो भी रचनाकार हैं उनका जन्म वर्ष और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी रचनाओं के नाम क्या है, कौन सी रचना किसकी है, यह भी आपको यहीं से तैयार हो गया। रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष है वह भी आपको यहाँ से मिल गया और किस संग्रह में है रचनाएं यह भी आपको यहाँ से पता चल गया। तो एक वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसे पूरा ज़रूर देख कर जाएँ और जब आप एग्ज़ाम से वापस आएँ तो आप हमें बताएं कि इससे आपको किस प्रकार से लाभ मिल सका है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।